हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर जियोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं तो ये 25 क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे और ऐसे ही सीरीज़ में लाता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप ही का फ़ायदा होगा। बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो डिस्कस करते हैं। बीए एंट्रेंस के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में। और मैं लगभग 500 क्वेश्चंस जियोग्राफी के, 500 क्वेश्चंस हिस्ट्री के एंड 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस के करवाऊंगा, जिनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। मैं इंग्लिश के 500 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इसी चैनल पे, जो कि बीए बीएससी किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, बीएचयू में हैं, एयू में, किसी भी में अगर कर रहे हैं आप, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी बीएससी के लिए तो मैं पूरा सिलेबस ही चला रहा हूँ। फिजिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, केमिस्ट्री के भी सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के भी हो जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आराम से केवल आप पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। 10-10 मिनट की वीडियोस होंगी यार, 10-10 मिनट की। इंटू 2 की स्पीड पे आप देखेंगे तो 5 ही मिनट लगेगा। अब 10 मिनट में अगर आपके 25 क्वेश्चन उड़ जाते हैं तो फिर भाई, अगर आपको 500 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 10 मिनट में अगर आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपके क्या कहते हैं 2-4 घंटे का होगा पूरा सीरीज़ देख लेंगे तो पूरा आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसी में से 25 क्वेश्चन में से अगर आपके 20 भी आ गए एंट्रेंस में, तो सोचो 20 में से 20 दूनी 40, 40 नंबर तो आपको वैसे मिल जाएंगे। ठीक है, फटाक से। तो चलिए हम देखते हैं कि जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूछ रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि जो क्रस्ट होता है हमारा, अर्थ का जो क्रस्ट होता है, उसका जो आधा भाग होता है, अर्थ के क्रस्ट का जो आधा भाग होता है वो किस खनिज से बना होता है। आधा भाग जो क्रस्ट का होता है वो किस खनिज से बना होता है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं क्रस्ट होता क्या है। अगर इस अर्थ को आप एनालाइज करें, अर्थ को, तो इसके जो सबसे ऊपरी सतह होता है, ये वाला सतह, ठीक है, ये ऊपरी सतह जो होता है, इसी को हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं इसको? इसी को हम कहते हैं क्रस्ट। अब अगर आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूं और अंदर की ओर का ये जो भाग होता है अर्थ के, ये वाला पोर्शन, इसको पता है क्या कहते हैं? इसी को हम कोर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 12th की फिजिक्स में, कोर पढ़ा होगा, आयरन कोर वगैरह ये सब ना। तो आयरन कोर का मतलब क्या होता है? लोहे का एक प्रकार से टुकड़ा कह सकते हैं। ऐसे ही अर्थ का जो टुकड़ा जो अंदर की ओर होता है, ठीक है, उसे हम कोर कहते हैं, सेंटर से थोड़ा ऊपर की ओर। ठीक है, इसके बीच में जो ये पोर्शन होता है, यानी क्रस्ट और कोर के बीच का ये जो पोर्शन होता है, इसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। ये पागल वाला मेंटल नहीं है, इट्स कॉल्ड मेंटल, MENTLE, इसे मेंटल कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्रस्ट जो है, उस क्रस्ट का आधा भाग किस खनिज से बना हुआ होता है। तो इस खनिज का नाम फेल्सपार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कौन सा तत्व है पृथ्वी की भूपर्पटी पर, यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट पर, उसके द्रव्यमान का 46.6% है। यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है पृथ्वी के भूपर्पटी के द्रव्यमान का 46.6%, यानी कि ऐसा कौन सा पूछ रहा एलिमेंट है पृथ्वी पर उपस्थित जो कि उसके क्रस्ट के द्रव्यमान का 46.6% है। तो वो तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्वालामुखी से रिलेटेड, कि ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा, मैं इस पे अभी बात करने वाला हूँ। बहुत लोग इसको गलत करके आएंगे और यही फ़ायदा उठाते हैं इंटेंस वाले, कि आपका दिमाग से खेलते हैं। देखिए, पेपर सेम ही लगभग रहता है, पेपर की तैयारी भी सब लोग करते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम केवल वो क्वालिफाई कर पाता है जिसके पास धैर्य होता है, जिसका दिमाग एंट्रेंस में चलता है। आप पूरे ईयर, पूरे ज़िंदगी कितना मेहनत किए हैं, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है अगर आप एंट्रेंस में जाके पूरा चौपट कराएं। अगर आप 50 क्वेश्चन जानते हैं सपोज दैट, और आप 40 भी वहाँ आंसर नहीं कर पाते हैं, तो जो केवल 45 क्वेश्चन जानता था और 43 आंसर कराया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका एक ही रीज़न है कि उसने दिमाग लगा के पेपर को अटेम्प्ट किया। तो
रैदर देन आप स्टडी कितना कर रहे हैं, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थिंग है आज के ज़माने में कि आप पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जानते सारी चीज़ें हैं मगर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, हाथ कांपने लगते हैं, क्वेश्चन जानते हुए भी गलत कराते हैं, बाद में कहते हैं अरे यार इसका तो ऑप्शन ये वाला होना चाहिए था, हम ये वाला लगाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। आप देखिए ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है, तो यहाँ से लावा देखिए, लावा निकल रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इस लावा, ये जो लावा गरम गरम निकल रहा है ये ठंडा होगा? तो भाई बहुत सारा लावा निकलता है, जब ठंडा होता है तो एक चट्टान का रूप ले लेता है। उस चट्टान को हम कहते हैं इग्नेस रॉक। क्या कहते हैं? इग्नेस रॉक, आग्नेय चट्टान हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये लावा के ठंडे और ठोसीकरण से जो चट्टान प्राप्त होती है वो इग्नेस रॉक होती है। और जो इग्नेस रॉक होती है वो एग्जाम्पल किसका होती है? वो एग्जाम्पल होती है बेसाल्ट चट्टान का। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि एग्जाम्पल किसका है? ये जो इग्नेस रॉक फॉर्म हुआ यानी कि जो लावा निकला उसके ठोसीकरण से जो इग्नेस रॉक बना वो एग्जाम्पल किसका है? वो एग्जाम्पल है बेसाल्ट चट्टान का, ठीक है। तो बहुत लोग इग्नेस रॉक टिक करके चले जाएंगे जो गलत हो जाएगा। उसने भाई वो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में कि जो लावा से ठोसीकरण होने के बाद बनता है वो कौन सी चट्टान है। उसने तो ये पूछा है कि जो चट्टान बनती है यानी कौन सी चट्टान बनती है? इग्नेस रॉक। तो वो एग्जाम्पल किसका है? वो उदाहरण किसका है? तो वो है बेसाल्ट रॉक का उदाहरण। तो इसका ऑप्शन बेसाल्ट रॉक होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे उदाहरण नहीं दिया होता और वो यही पूछ लेता कि लावा से बनी हुई चट्टान बताइए तो आप टिक करते आग्नेय चट्टान। लेकिन उसने पूछा आग्नेय चट्टान किसका उदाहरण है तो आप टिक करेंगे यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है कि द्वाब किसे कहते हैं। अब आप अगर देहाती से संबंधित हैं, देहाती मैं हूँ, देहाती आप लोग हैं, देहाती सब लोग हैं। देहाती का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गंवार है। देखिए गंवार अलग बात है और देहाती अलग बात है। देहाती का मतलब होता है जो हम लोग खेती बाड़ी से संबंधित होते हैं, अपने पूर्वजों से संबंधित होते हैं, उसे देहात कहते हैं, ठीक है। अब बाकी ज़्यादा नहीं बोलना है मुझे। तो देहाती भाषा में द्वाबा कहते हैं इसको, द्वाबा। तो आब का मतलब क्या होता है? आब का जो मतलब होता है, आब का मतलब होता है नदी, ठीक है। आब का मतलब नदी होता है और दो का मतलब दो, यानी दो नदियों के बीच की जो जगह या भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है ये, ठीक है। उपजाऊ भूमि क्या कह सकते हैं? बाढ़ आने से पूरा सब फसल बर्बाद है, लेकिन ये दो नदियों के बीच की जो ज़मीन होती है उसे हम दोआबा कहते हैं, ठीक है। और दोआब में आप जानिए मक्का वगैरह बहुत सारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे पूछ रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। अब देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत समझने के लिए आप आइए मेरे साथ इस फिगर में। देखिए ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। इसकी ये जो है वो सरफेस है, अर्थ की सरफेस। अर्थ की सरफेस से जस्ट ऊपर आप जाएंगे वायुमंडल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ना अर्थ के नीचे वायुमंडल है और ना सर्टेन डिस्टेंस आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे उसके बाद वायुमंडल ख़त्म होने लगता है, आपको पता ही है। वायुमंडल हमारा क्या है? वायुमंडल जो है, वायुमंडल हमारा ये है, ये वायुमंडल है जो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होगी वो अर्थ सरफेस से थोड़ा ही ऊपर तो होगी, ये है अर्थ सरफेस। इस सरफेस से थोड़ा सा ही ऊपर जो निचली परत है वो वायुमंडल की, ये वायुमंडल पूरा है, इसकी सबसे ऊपरी परत ये वाली है और निचली परत ये वाली है। तो ट्रोपोस्फेयर जिसे हम हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। और सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या टिक कर दें हम? इसका ऑप्शन आराम से अब हम टिक कर सकते हैं कि ट्रोपोस्फीयर कहाँ गया, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? किस परत में ओजोन की परत होती है? ये होता है समताप मंडल। समताप मंडल में आपकी ओजोन परत उपस्थित होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। धीरे धीरे इसका भी नाश हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह की वजह से। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए ब्रह्मांड जो है उसका अगर हम इंग्लिश देखें तो कॉस्मो होता है और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो अगर कॉस्मोलॉजी कहीं लिखा मिलता है तो उसे हम ब्रह्मांड का अध्ययन कहते हैं, ब्रह्मांड को कॉस्मो कहते हैं, लॉजी मतलब अध्ययन, तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8th क्वेश्चन कि विश्व के महासागरों में से किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप शेल्फ है। अब कॉन्टिनेंट शेल्फ होता क्या है, महाद्वीप शेल्फ होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए इसमें देखिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या होता है? सपोज दैट कि आपने कभी सोचा है कि समुद्र की शुरुआत कहाँ से होती है? जहाँ से समुद्र की शुरुआत होती है, सपोज दैट ये पॉइंट है जहाँ से समुद्र की शुरुआत होने वाली है, इसके जस्ट पहले की जो ज़मीन यहाँ पे होती है इसे हम कॉस्ट कहते हैं,
ठीक है। अब देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। यहाँ से समुद्र आपका स्टार्ट हुआ, सपोज दैट यहाँ से समुद्र आपका स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से देखिए समुद्र का पानी नीला नीला आपको दिख रहा है, इसके नीचे की जो जस्ट नीचे की जो ज़मीन होती है इसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और ये ज़मीन तहाँ तक मान्य होती है जहाँ तक ढलान ना आ जाए। अब ढलान के बाद ये देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, और कॉन्टिनेंटल स्लोप की हम बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। तो ये जो आपका है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये नीचे की जो ज़मीन होती है यही होती है, पानी ऊपर और ज़मीन नीचे, ठीक है। लेकिन ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ढाल ज़्यादा हो गई है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा ये है, ये यहाँ की ज़मीन। तो चलिए देखते हैं, पूछा है कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे बड़ा किसका होता है, तो ये आर्कटिक महासागर का सबसे बड़ा होता है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि महाद्वीप शेल्फ सबसे बड़ा किसका होता है, तो आर्कटिक महासागर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। अब देखिए ये हमारा सन है, और बहुत लोग समझ रहे होंगे कि सन की जो सबसे ऊपरी परत है वो जो मैं बना रहा हूँ वो है ये, ठीक है। तो सन की ये ऊपरी परत मेरे भाई नहीं होती है। सन की जो ऊपरी परत होती है वो ये रेज़ आप देख रहे हैं, रेज़, ठीक है, इनको कवर करते हुए एक इनविजिबल कवर होता है, उसी को हम जो परत होती है उस परत को हम कहते हैं सूर्य की बाहरी परत। और इस परत का नाम है कोरोना। ये कोविड वाला कोरोना नहीं है, कोविड वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना जो है वो सूर्य की सबसे ऊपरी परत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है। देखिए एशिया का और दक्षिण एशिया का दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछता है तो वो थार आप लगाएंगे, जो कि दक्षिण एशिया में पड़ता है। और आप अगर आपसे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछता है तो आप गोबी लगा के आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है, वो है कनाडा और यूएसए के बीच है, ठीक है। स्टार क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक किस में परिवर्तित हो सकता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कहीं ना कहीं से लिए हुए ही हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन खुद नहीं बनाया हूँ कि मैं ये क्वेश्चन अपने आप से क्रिएट किया हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन हैं। मैंने भी कोई यूट्यूब चैनल देखा या कहीं देखा जो मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए ले आया, ताकि आप ढूंढेंगे तो आपका समय जाएगा। लेकिन मैं ढूंढ के अगर आपको समझा के करा दूंगा तो आपका समय नहीं जाएगा और आप सीख भी पाएंगे जल्दी से, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं कि अब सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, लूसेंट के बताइएगा उसके करा दूंगा, जितने भी ज्योग्राफी क्वेश्चन हैं यार 500 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपके एंट्रेंस से रिलेटेड उससे बाहर तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। अब आ भी जाए तो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, समझते जाइए चीज़ों को। जैसे मैं आपको आम के बारे में बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आम के बारे में जानने के बाद आप सेब के बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे और जान लेंगे। तो मेरा काम है आपको कम से कम फल के बारे में समझाना, और बाकी तो आप खोज कर पढ़ ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है। वो स्पिनिंग स्टार में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हिंदी में पल्सर कहते हैं। स्पिनिंग स्टार है, पल्सर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे हम स्पिनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है, स्पिनिंग स्टार भी कहते हैं। अब चलिए 13 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तारामंडल में उपस्थित जो सप्त ऋषि होते हैं उनको पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। उन्हें हम बिग डिपर के नाम से जानते हैं, पश्चिमी निवासी जो सप्त ऋषि तारामंडल के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सौरमंडल के बाहर जो सीरियस नामक चमकीला तारा होता है उसे क्या कहते हैं। तो सीरियस नाम का जो चमकीला तारा सौरमंडल के बाहर होता है उसे हम कुत्ता स्टार यानी डॉग स्टार कहते हैं। और आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कुत्ता स्टार बनकर सीरियस हो गया, कुत्ता स्टार बनकर सीरियस हो गया, तो सीरियस नामक तारा को डॉग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी परत को, जैसा कि मैंने बताया था, ये सूर्य है, इसकी ये रेज़ हैं, इनके ऊपर एक परत होती है जो कि इनविजिबल होती है, इसे हम कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषुव यानी इक्विनॉक्स तब होता है जब सूर्य किसके लंबवत होता है, भूमध्य रेखा के। भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर भी कहते हैं। जब सूर्य इक्वेटर के लंबवत होता है तब इक्विनॉक्स होता है, यानी विषुव तब होता है जब सूर्य लंबवत होता है किसके, भूमध्य रेखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो ये प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा है। ऐसा आधे हिस्से से क्यों कहा कि गुजरती है? क्योंकि जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है हमारी, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भाई 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो सारे राज्य जो बड़े बड़े हैं इसी से कवर हो गए, तो इसीलिए कहता है कि भारत का लगभग आधा हिस्सा इससे कवर हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे 8। तो एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20th क्वेश्चन वो है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी कठोर सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी कठोर सतह होती है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। आपको पता है ठंडियों में दिन छोटा होता है, गर्मियों में दिन बड़ा होता है। तो ठंडी में का इसमें एक ही ऑप्शन है 22 दिसंबर। ऐसे भी आप गेस करके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को गेस करना भी सीखें कि इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड इज़ वेरी गुड मेथड। जैसे आप 4 ऑप्शन देखेंगे यूपीएससी का, तो उसमें में से 3 ऑप्शन जब तक आप एलिमिनेट नहीं कर लेंगे, आपको कन्फर्म पता ही नहीं चल पाएगा कि इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन उसमें आने के लगभग 0.5% चांस है, उसमें न्यू क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर आपको पहले से पता नहीं हो सकता, आप गेस ही करते हैं। आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं या पेपर जिनका भी क्लियर हुआ है, वो गेस पे, उनको खुद नहीं पता रहता कि हम टॉप करने वाले हैं, उनको खुद नहीं पता रहता कि हमारा सिलेक्शन भी होगा, वो तो खाली गेस के अनुसार पे लगाते हैं। और यहाँ पे लोग कहते हैं तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो वो तुक्का नहीं लगाते हैं, वो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और 2 बचते हैं, उनमें में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है उनको करेक्ट करके चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध का आप कंसेप्ट समझिए, ये हमारा इंडिया है, मतलब अर्थ है, सॉरी इंडिया क्या, अर्थ है। ये हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसी में हमारा इंडिया रहता है। ठीक है, इंडिया देश हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहें या इंडिया की बात करें, ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ये पूछने से अच्छा अगर कोई ये पूछ ले इंडिया में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, तो दोनों ऑप्शन आप सेम ही लगा के आएंगे, इन दोनों का मतलब ही एक होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही इंडिया है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन, मैंने बताया कि लंबा दिन जो वर्ष का सबसे होता है वो गर्मियों के दिन में होता है। तो आप इनमें से कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है? तो आप कहेंगे जून में, तो 21 जून ऑप्शन सही है। अब आपको ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा, और आप अब देखिए 1 जनवरी लगभग ठंडी होने लगती है। ठीक है, लगभग ठंडी नहीं होने लगती है, लगभग कम गर्मी होने लगती है। बहुत ज़्यादा गर्मी जून में होती है सबसे ज़्यादा, दिसंबर में ठंडी होती है, नवंबर में ठंडी होती है। तो आप पहले एलिमिनेट करके आप 21 जून मार के चले आइए, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे लंबा दिन। नेक्स्ट आते हैं, दोनों गोलार्ध पर समान दिन रात इन दिनों में होता है। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो पूछ रहा है इस पे और इस पे, इन दोनों पे समान दिन रात किन दिनों होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, हमारे ख्याल से फर्स्ट और सी ऑप्शन सेम है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर जो है, ये ऐसे 2 दिन होते हैं जिनमें साल के, जिनमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों पर समान दिन और समान रात होती है, मतलब समय का डिफरेंस नहीं होता है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? देखिए ग्रेफाइट चट्टानें जब रूपांतरित होती है तो उनसे नीज बनता है। यहाँ पे जी जो है आपका साइलेंट है, इसे नीज कहते हैं। तो याद रखिए कि कोई भी ग्रेफाइट चट्टान रूपांतरित होकर नीज का निर्माण करती है। आओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर पत्थर किसका रूप है? भाई चूने का जो पत्थर होता है हमारा, चूने का पत्थर। ठीक है, चूने का पत्थर का फार्मूला कोई बता सकता है? यस, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो चूने का पत्थर होता है, ठीक है, उसी को हम संगमरमर तब कहते हैं भाई, उसको मॉडिफाई कर लिया, चिकना कर लिया, ठीक है, अपने घरों में लगाने के लिए, तो उसे हम संगमरमर करते हैं। यानी चूने के पत्थर का जो कायंत्रित मतलब बनाया हुआ, रचा हुआ जो रूप है वो संगमरमर है। तो इस तरह से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के वो आपके कवर हो चुके हैं। अगली वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करते रहिए, आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड होंगी। एकदम लिस्ट बना के, लिस्ट वाइज मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया है। 500 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के, 500 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 500 पॉलिटिकल साइंस के, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। कम से कम बहुत ही ज़्यादा आपका फ़ायदा मेरे ख्याल से होने वाला है इन सारे क्वेश्चन से। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।